पवन दूती का शीर्षक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित शीर्षक है। यह शीर्षक क्लास 12 के विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय है। पवन दूती का शीर्षक जो है वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शीर्षक है। देखिए, पवन दूती का शीर्षक के पद्यांशों की व्याख्या को देखने से पहले सर्वप्रथम हम पाठ प्रवेश को पढ़ लेते हैं। पाठ प्रवेश जो कि इस प्रकार दिया गया है कि संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिऔध जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है। लोक सेविका राधा की उदत भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं। देखिए, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं वो संस्कृत साहित्य जो है मेघदूत और हंसदूत, जिसमें मेघदूत में कालिदास ने मेघ को दूत बनाया है, ठीक उसी प्रणाली पर हरिऔध जी ने पवन दूती का जो शीर्षक है इसमें पवन को यानी हवा को दूत बनाया है। किसका? राधा जी का। राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में हैं और राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। तभी सुबह की सुंदर पवन उनके जिस घर में वो बैठी हैं, जिस कमरे में बैठी हैं, वहाँ प्रवेश करती है। तब जो राधा है वो पवन को अपनी दूतिका बनाती हैं, यानी श्री कृष्ण तक अपना संदेश भेजने के लिए उसी को दूत बनाती हैं। दूतिका मतलब होता है मैसेंजर, यानी संदेश वाहक, संदेश ले जाने वाला। तो राधा जी के विरह का चित्रण इस आप पूरे पाठ में देखेंगे। रिया हेलो, प्रिंस हेलो। आइए देखते हैं पहला पद्यांश जो कि इस प्रकार दिया गया है कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थीं अकेली, आकी आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो, धीरे बोली सदुख से श्रीमती राधिकाइयों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की कूर्ता से। देखिए, प्रस्तुत जो पद्यांश है इसमें जो राधा हैं वह दुखी होकर बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब होता है उदास या दुखी, दुखी होकर बैठी हैं यक दिवस, यक यानी एक, दिवस मतलब दिन, वे गेह में थी अकेली, गेह मतलब होता है घर, वह घर में अकेली उदास एक दिन बैठी हुई हैं। आकी आंसू दृग युगल, दृग युगल, युगल मतलब होता है जोड़ा, दृग मतलब आँखें, यानी उनकी जो दोनों आँखें हैं उसके बारे में कवि कहते हैं कि आके आंसू दृग युगल, उनकी आँखों में आंसू आकर उनके नेत्रों को सजल बना रहे थे, धरा को भिगोते। और उनकी आँखों में जब आंसू की अधिकता हो जाती है, तो जब आँखों में आंसू की अधिकता होगी तो आंसू नीचे गिरेंगे, तो वहाँ जहाँ बैठी हैं राधा वहाँ की धरती को उनके आंसू भिगो रहे थे। फिर से दोनों पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि राधा जो हैं एक दिन अपने घर में अकेली और उदास बैठी हुई थीं, तभी उनके आँखों में आंसू आकर उनके नेत्रों को यानी उनके आँखों को सजल बना रहे थे, यानी जल से भरा हुआ बना रहे थे या जल से परिपूर्ण बना रहे थे। जल से परिपूर्ण से तात्पर्य आँखों में उनकी आंसू की अधिकता थी, और आँखों में आंसू की अधिकता होने के कारण वहाँ पर उनके आंसू गिर रहे थे जहाँ वो बैठी थी, और इस प्रकार से धरा को भिगोते वहाँ की धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, तभी
धीरे से इस सदन, सदन मतलब होता है घर, इस घर में पुष्प के सुगंध को लेकर के प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, काल मतलब होता है समय और वातायनों मतलब होता है रोशनदानों से, तभी इसी समय प्रातः कालीन जो सुंदर पवन है, अच्छी पवन है, वह रोशनदानों के माध्यम से धीरे से पुष्प जैसे सुगंध को लेकर राधा जी जिस घर में बैठी हैं वहाँ प्रवेश करती हैं। नेहा वर्मा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नेहा। सरोज राय, वेरी नाइस मैम, थैंक यू सरोज। आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं पूरे पद्यांश की व्याख्या को। देखिए कवि इसमें क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा जी दुखी होकर अपने गेह मतलब घर में अकेली बैठी हुई थी। आकी आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग युगल, दृग मतलब होता है नेत्र और युगल मतलब होता है जोड़ा, यानी दोनों जो उनके नेत्र हैं। आके आंसू, तभी राधा जी की आंखों में आंसू आकर उनके नेत्रों को सजल बना रहे थे। साथ ही आंसू की इतनी अधिकता थी कि वह उनके नेत्रों से गिरकर वहाँ की धरा मतलब पृथ्वी को, धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदन को ले, तभी धीरे से इस घर में पुष्प जैसे सुगंध को लेकर प्रातःकालीन सुंदर पवन इसी समय वातायनों मतलब रोशनदानों से उनके घर में प्रवेश करती है। देखिए सभी को समझ में आया होगा, आशा करते हैं। माधुरी तिवारी, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस मैम। माधुरी, थैंक यू। सरोज राय, दैट्स ग्रेट हेल्प इन लॉकडाउन, थैंक यू सरोज। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। देखिए आगे हम पद्यांश की ओर चलते हैं। अगला पद्यांश दिया गया है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की कूर्ता से। देखिए जब राधा, हमने आपको पहली पंक्ति में बताया कि राधा एक दिन अपने घर में अकेली हैं, उदास बैठी हुई हैं, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और आंखों में आंसू की अधिकता होने के कारण वह धरती पे गिर रहे हैं और वहाँ की धरती को भिगो रहे हैं। इसी समय जब वो उदास बैठी हैं, खोई हुई हैं, श्री कृष्ण की ख्यालों में दुखी हैं, तभी धीरे से पुष्प जैसे सुगंध को लेकर सुबह की सुंदर पवन वातायनों मतलब खिड़कियों से उनके घर में या रोशनदानों से उनके घर में प्रवेश करती है। अब देखिए जब भी आप दुखी होते हैं, शांत होते हैं, एकाग्रचित होते हैं, किसी चीज़ को सोचते रहते हैं, उस दौरान अगर कोई भी चीज़ आपसे स्पर्श करती है, यानी कोई बात हो या कोई अचानक से कोई चीज़ आए, तो आप क्या होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या तो आपका और ज़्यादा क्या होता है, दुख बढ़ता है। तो यही राधा के साथ भी होता है। जब सुंदर पवन जो है, अच्छी पवन, सुंदर पवन, प्रातःकालीन पवन जब वातायनों यानी रोशनदानों से उनके घर में प्रवेश करती है, तो जो राधा हैं उनका दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी वो अचानक से सिहर उठती हैं। और देखिए क्या होता है, आगे कवि लिखते हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता दे। जैसे ही उनको हवा लगती है तो मतलब एक तरह से वो सिहर जाती हैं, उनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं और उनके मतलब उनको और ज़्यादा दुख होता है। तो उसी के बारे में कवि लिखते हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। अपने संतापों मतलब अपने दुखों को और ज़्यादा बढ़ता हुआ देख करके दुखिता हो। दुखिता मतलब दुखी हो करके, कौन दुखी हो रही है, राधा हैं। राधा दुखिता हो, धीरे बोली सदुख, धीरे से बोलती हैं सदुख। सदुख मतलब दुख के साथ, उससे श्रीमती राधिका यूं, उससे यानी किससे, पवन से राधिका कहती हैं। क्या कहती हैं,
प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे सुबह की सुंदर पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम्हारे ऊपर भी काल मतलब समय की क्रूरता निर्दयता का प्रभाव पड़ा है। देख लीजिए एक बार फिर से, राधा जब बैठी हैं और रोशनदानों के माध्यम से सुबह की सुंदर पवन प्रवेश करती है, तब उनकी क्या स्थिति होती है, उनके दुख और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बारे में कवि लिखते हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, अपने संतापों अपने दुख को और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखकर दुखिता मतलब दुखी होकर के धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायु, धीरे से दुख के साथ श्रीमती राधिका पवन से, उससे मतलब पवन से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे सुबह की प्यारी पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तेरे ऊपर भी काल मतलब समय की निर्दयता का प्रभाव पड़ा है। सरोज राय मैम फर्स्ट लेसन भी पढ़ाएं प्लीज़। देखिए ये जो सरोज है क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है पवन दूती का। अगर जो भी विद्यार्थी साइंस से अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं उनके लिए ये पहला चैप्टर है, और आर्ट साइड के लिए जो पहला चैप्टर है वो प्रेम माधुरी है, तो उसको भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, चूँकि अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। माधुरी तिवारी थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलिए बहुत बहुत स्वागत है माधुरी आपका, धन्यवाद। आइए देखते हैं आगे। मेरी प्यारी नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाकी आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाकी मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब देखिए जो राधा हैं वो पवन को ही अपना दूत बनाती हैं, जैसा कि आपने चैप्टर का नाम ही पढ़ा कि पवन दूती का चैप्टर का ही नाम है। तो अब राधा जो हैं वो पवन को अपना दूत बनाती हैं और कहती हैं पवन से कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे जो प्रियतम हैं वह नौ जलद से, नौ मतलब नए और जलद मतलब होता है बादल, यानी जब देखते हैं आप बादल जो होता है उसका रंग कैसा होता है, हल्का काला होता है यानी सांवला रंग का। और कृष्ण की भी उपमा ये दी गई है कि श्री कृष्ण जो हैं वो सांवले रंग के हैं। तो श्री राधा जो हैं वो पवन को बताती हैं कि मेरे प्यारे जो मेरे प्रियतम हैं वह नौ जलद से यानी बादलों के रंग के समान, कंज से नेत्र वाले, कंज मतलब होता है कमल, और कमल के समान नेत्रों वाले हैं। इतना बताती हैं और कहती हैं कि जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मेरे प्रियतम मथुरा गए न वहाँ से वापस आए और ना ही उन्होंने अपने बारे में कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं अपने प्रियतम के विरह में रो रो के पागल हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन मैं अपने प्रियतम के वियोग में रो रो कर पागल हो रही, बावली मतलब पागल हो रही हूँ, मेरी जो दुख भरी कहानी है तुम जाओ और मेरे प्रियतम श्याम को सुना दो। एक बार फिर से देख लीजिए, कहती है राधा यहाँ पवन से कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, कि मेरे जो प्रियतम हैं वो बादलों के समान रंग वाले और कंज से नेत्र वाले, कमल के समान नेत्रों वाले हैं, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, वह मथुरा गए न वहाँ से वापस आए और ना ही उन्होंने कोई अपने बारे में संदेश भेजा है, इसलिए मुझे उनकी बहुत चिंता रहती है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, इसलिए मैं अपने प्रियतम के विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन तुम जाओ मेरे प्रियतम के पास और मेरी जो दुख भरी कहानी है वो जाकर तुम श्याम अर्थात श्री कृष्ण को सुना दो। श्याम शंकर यादव, हेलो सर, हेलो श्याम।
आइए चौथे पद्यांश पर आज हम चर्चा करते हैं और चौथे पद्यांश के बाद हम यहीं पर अपनी लाइव क्लास समाप्त करेंगे। फिर 8 बजे हम आपसे मिलेंगे। क्लास 12 के जो भी विद्यार्थी हैं वो आप लोग जुड़े रहिए। क्लास जो है आपकी 8 बजे रोज़ शाम में हुआ करेंगी। आइए देखते हैं आगे चौथा पद्यांश में देखिए क्या कवि ने लिखा है। लिखते हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधा देखिए पवन को समझाती हैं और कहती हैं जैसे ही तुम मेरा भवन तज मतलब त्याग कर, छोड़ कर तू अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प मतलब थोड़ा आगे जाओगी। पवन को बताती हैं, क्या बताती हैं, जाने का मार्ग बताने कि किस प्रकार तुमको जाना है श्री कृष्ण तक, उसके बारे में बताती हैं और कहती हैं जैसे ही तुम मेरा भवन मतलब मेरे घर को छोड़कर, जैसे ही तुम, तज मतलब छोड़कर या त्याग कर, तू अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प मतलब थोड़ा आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगे। तुम्हें अत्यंत सुखद मंजू कुंजे मिलेंगी, यानी बाग बगीचे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। और उन बाग बगीचों की जो मृदुल छाया होगी वह क्या करेगी, तुम्हें अपनी तरफ मोहित करेगी। तो भी मेरा दुख लग जा वहाँ न विश्राम लेना। फिर भी हे पवन तुम उस मधुर छाया में, उस प्यारी छाया में जाकर विश्राम न करने लगना मेरे दुख को जानते हुए। एक बार फिर से देख लीजिए। कहती है राधा पवन से कि हे पवन जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। जैसे ही तुम मेरे भवन मतलब घर को, तज मतलब त्याग कर, तू अल्प आगे बढ़ेगी, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। तुम्हें अत्यंत सुख देने वाली वृक्ष मिलेंगे, यानी वृक्षों का समूह मिलेगा। उनकी प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। उनकी जो प्यारी छाया होगी और उस पर देखिए प्यारी छाया मृदुल स्वर मतलब मृदुल स्वर यहाँ इसलिए उपयोग किया गया है कि जो बाग बगीचे होंगे उस पर जो निवास करने वाले मतलब पक्षी होंगे उनके जो मृदुल स्वर होंगे और उन वृक्षों की प्यारी छाया वह तुम्हें क्या करेगी, अपनी तरफ मोहित करेगी। तो भी मेरा दुख लग जा वहाँ न विश्राम लेना। तो मेरे दुख को जानते हुए तुम वहाँ जाकर विश्राम मत करने लगना। मैम अब कब लाई आएंगे। देखिए डेली बेटा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आपके द्वारा हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और जो भी विद्यार्थी आपसे जुड़े हैं उनको आप साझा कर सकते हैं ये वीडियो। हम डेली आपकी क्लास 8 बजे लेंगे। चूँकि आज मुझे आशा है कि ये चारों पद्यांश आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार तेज़ी से हम इन चारों पद्यांश को देख लेते हैं, सिर्फ इनके अर्थ को देखते हैं। देखिए क्या है। हम पहला चैप्टर हमने बताया कि जिस प्रकार से कालिदास का मेघदूत है संस्कृत में, ठीक उसी प्रणाली पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने पवन दूतिका की रचना की है। पवन दूतिका शीर्षक में जिस प्रकार से मेघदूत में मेघ को दूत बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पवन को दूत बनाया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। जो राधा हैं वो श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती हैं, उसके लिए वो सहारा लेती हैं पवन का। पवन दूतिका नाम से ही विदित है। पवन मतलब होता है हवा और दूतिका मतलब होता है संदेश वाहक, यानी संदेश ले जाने वाला। इसमें हमने पहले पद्यांश में बताया कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थीं। आंखें आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उनकी आंखों में आंसू आकर उनके नेत्रों को सजल बना रहे थे और साथ ही वहाँ की धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदन को ले। तभी इस सदन मतलब इस घर में जहाँ पर राधा जी बैठी हैं, सुबह की जो पुष्प सुगंध को लेकर पवन आती है उनके धीरे से। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले। पुष्प सुगंधों को लेकर धीरे से उनके घर में पवन आती है। प्रातः वाली शुभ पवन इसी काल वातायनों से, इसी समय रोशनदानों के माध्यम से। एक बार पुनः देख लीजिए। एक दिन राधा जी अपने घर में अकेली और उदास बैठी हैं। उनके नेत्रों में आंसू आकर
उनके नेत्रों को सजल बना रहे थे और साथ ही वहाँ की धरती पर गिर के वहाँ की धरती को भिगो रहे थे। इसी समय रोशनदानों के माध्यम से सुबह की सुंदर पवन पुष्प सुगंध को लेकर उनके घर में प्रवेश करती है। आगे कवि लिखते हैं कि राधा उदास बैठी और जैसे ही पवन उनके घर में प्रवेश करती है वह सोच में डूबी हुई है श्री कृष्ण के, और जैसे ही सुबह की पवन उन्हें स्पर्श करती है वह सिहर उठती हैं। एक बार पुनः उनका दर्द बढ़ जाता है, तब वह राधा की क्या स्थिति होती है इसका जिक्र करते हैं कवि और लिखते हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख, अपने दुख को और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखकर दुखी हो करके धीरे बोली सदुकुच से श्रीमती राधिका। यूँ धीरे से दुख के साथ श्रीमती राधिका उससे मतलब पवन से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे सुबह की सुंदर पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तू भी कलुषित हुई है काल की क्रूरता से, क्या तुम भी छली गई हो, काल मतलब समय की क्रूरता मतलब निर्दयता से। आगे कहती हैं वाले जो मेरे प्रियतम हैं वह नौ जलद मतलब बादलों के रंग के अर्थात सांवले रंग के हैं, कंज से नेत्र वाले, कंज मतलब कमल के समान नेत्रों वाले हैं। जाकी आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, वह मथुरा गए न वहाँ से वो आए और ना ही उन्होंने कोई संदेश भिजवाया। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, इसलिए मैं अपने प्रियतम के विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ। जाकी मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, हे पवन तुम जाओ श्री कृष्ण के पास, श्याम के पास, और जाकर मेरी ये जो दुख भरी कहानी है वो जाकर सुना दो। आगे देखिए जाने का मार्ग बताती हैं और कहती हैं राधा पवन से कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। जैसे ही तुम मेरा भवन तज मतलब त्याग कर छोड़कर तुम थोड़ा सा आगे जाओगी, तुम्हें शोभा वाली यानी सुखद सुख देने वाली अत्यंत शोभायमान मंजू कुंजे मिलेंगी, और उसकी जो प्यारी छाया होगी और उस वृक्षों पर निवास करने वाले जो पक्षी होंगे उनके जो मृदुल स्वर होंगे वह तुम्हें अपनी ओर मोहित करेंगे। तो भी मेरा दुख लग जा वहाँ न विश्राम लेना, परंतु हे पवन तुम जाकर वहाँ विश्राम मत करना मेरे दुख को जानते हुए। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम जुड़ेंगे आगे की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए कमेंट ले लेते हैं हम आप सभी का। समृद्धि तिवारी, हेलो मैम, हेलो समृद्धि। आशुतोष यादव, हेलो हेलो मैम, बहुत अच्छा समझ आ रही है। समृद्धि तिवारी, थैंक यू समृद्धि। आशुतोष यादव, धीरे से राधिका जी उस पवन से कहती है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े इतना देर तक सुने। आप लोग को अच्छी लगी हो क्लास, तो फिर कल मिलते हैं 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव, घर रहिए सुरक्षित।